हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्ट्रक्चरल एनालिसिस के इनडिटर्मिनेसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको सपोर्ट्स क्लियर किए थे कि फिक्स सपोर्ट क्या होता है, रोलर सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट क्या होता है। अब आगे इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग। ठीक है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है वो स्टेबल कब होगा। स्टेबिलिटी हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, दूसरी इंटरनल स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसे ही हमारी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे किसी भी स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इनडिटर्मिनेसी दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है और एक काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी होता है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी वो होता है जिसमें हम लोग रिडंडेंट कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, वो नंबर ऑफ फोर्स जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता हो। और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज थीटा और डेल्टा, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। ओके, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा पहला पॉइंट ये है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे हम लोग देखेंगे। तो देखो स्टेबिलिटी आपका जो होता है ये, ठीक है, इस स्टेबिलिटी में हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहला एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो कि रिलेटेड टू होता है सपोर्ट। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सपोर्ट। यानी आपके स्ट्रक्चर में किस टाइप के सपोर्ट लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक यहाँ पे फ्रेम बना दूँ, ये एक फ्रेम है और मैंने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैंने ऐसा रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि ये जो सपोर्ट है ये किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन प्रोवाइड नहीं होने देगा। ठीक है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन इस वाले सपोर्ट पर मूवमेंट क्या है, अलाउड है। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट इस वाले पॉइंट पर स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो ये सपोर्ट से रिलेटेड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी क्या होता है कि मेंबर्स के अरेंजमेंट आपके कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके से मेंबर की अरेंजमेंट की गई है। जैसे मैं यहाँ पे अगेन एक फ्रेम बना रहा हूँ और मैंने क्या कर दिया, यहाँ फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल में यहाँ भी फिक्स सपोर्ट है, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट है। ये स्ट्रक्चर ना यहाँ से किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट और रोटेशंस होगा यहाँ पे, और ना यहाँ पे किसी पॉइंट पे इसमें कोई भी रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन आप जरा देखना, ये वाला जो मेंबर है और ये जो मेंबर है, इसको मैं कह रहा हूँ मेंबर 1 और इसको मैंने कह रहे हैं मेंबर 2। तो मेंबर 1 और मेंबर 2 की ये जो ज्वाइंट प्रोवाइड की गई है, ये ज्वाइंट कैसा है, तो सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये ज्वाइंट जो है वो रिजिड है। कैसा ज्वाइंट है, रिजिड ज्वाइंट है। ठीक है, लेकिन अगेन ये जो मेंबर 3 है, तो 2 और 3 के बीच का ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को सपोज मैंने पिन ज्वाइंट कर दिया। कैसा ज्वाइंट कर दिया, पिन ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, पिन ज्वाइंट कर दिया। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पे रिजिड ज्वाइंट है, तो इस दोनों मेंबर के बीच में इस वाले ज्वाइंट पर किसी भी तरह का कोई भी डेल्टा या थीटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डेल्टा और ना थीटा, कुछ भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा और थीटा दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ से रोटेशन भी हो सकता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ये दोनों डेल्टा और थीटा यहाँ पर चांसेस हैं। तो ये होती है इंटरनल स्टेबिलिटी के मेंबर की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, क्या है इंटरनल स्टेबिलिटी, मेंबर का अरेंजमेंट कैसा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी, इन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली जो एक साथ देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी, कि हमारी जो पूरी स्ट्रक्चर है उसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है,
कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये दोनों मिला करके कौन सी हो जाएंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी। क्लियर है? अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए टर्म्स कंडीशंस क्या है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2D स्ट्रक्चर में, कैसा स्ट्रक्चर है हमारे पास, 2D स्ट्रक्चर। अब 2D स्ट्रक्चर में अगर आपके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो एटलीस्ट कम से कम 3 फोर्सेस होने चाहिए, यानी 3 रिएक्शन होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन 3 होने चाहिए, 3 मिनिमम रिएक्शन आर टू बी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल अ स्ट्रक्चर एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली किसी स्ट्रक्चर को हमें स्टेबल करना है तो 3 रिएक्शंस जनरेट होने चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे रिएक्शंस, इसकी बात करते हैं। जैसे ये देख लो, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ये कौन सा बीम है, कैंटिलीवर। ठीक है, ये कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम है। अब इस कैंटिलीवर बीम पर 3 रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं। ये वर्टिकल रिएक्शन है, इसको आर वाई कर लिया, वाई डायरेक्शन में। ये हमारा हॉरिजेंटल रिएक्शन है, आर एक्स कह लिया, और ये जो है ये क्या है, मोमेंट। तो 3 रिएक्शन ये डेवलप हो रहा है। अब अगर आप इस वाले मेंबर को, ये जो हमारा मेंबर है, ठीक है, इस मेंबर को आप किसी भी तरह का लोडिंग कर दो, मैं इधर से इस पे लोड प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये कहीं भी डिसलोकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या कर लेगा, लोड को बियर कर लेगा। अगर मैंने ऊपर से कोई लोडिंग कर दी यहाँ पे, तो इस लोडिंग को ये रेजिस्ट कर लेगा। और अगर मैंने कोई यहाँ पे मोमेंट वगैरह प्रोवाइड करा दिया, तो इस मोमेंट को ये रिएक्टिव मोमेंट क्या कर लेगा, रेजिस्ट कर लेगा। यानी ये मेंबर किसी भी तरीके से कहीं से भी ये डिस्प्लेस नहीं होने वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं। तो आपको अब ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर 2D स्ट्रक्चर है तो कम से कम कितने रिएक्शन चाहिए, 3। ठीक है, 3 रिएक्शन चाहिए। अगर मान लो सपोज दैट कि मैंने इसी मेंबर को, ठीक है, यही मेंबर है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, हिंज सपोर्ट लगा दिया, हिंज सपोर्ट। अब आपको पता है कि हिंज पर 2 रिएक्शन डेवलप होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने सारे सपोर्ट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको सपोर्ट्स में कोई भी इश्यू है तो पहला वीडियो देख करके आप उसमें क्लियर हो लो कि सपोर्ट्स पर कैसे कैसे रिएक्शंस डेवलप होते हैं। एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो आपका मेंबर है, इस मेंबर को आप अगर यहाँ से डिसलोकेट करना चाहो तो ये यहाँ से पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं। यानी वर्टिकल लोडिंग और हॉरिजॉन्टल लोडिंग, इन दोनों लोड को, इन दोनों टाइप्स के लोड को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे रिएक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, इन दोनों लोड को रेजिस्ट करने के लिए रिएक्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई मोमेंट अप्लाई कर दिया, या ऊपर से ये जो लोड आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस लोड की वजह से ये मेंबर नीचे की तरफ रोटेट होना चाहेगा, तो इस रोटेशन को रोकने वाला कोई है नहीं। अगर यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज में कोई मोमेंट आता, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, ये है ही नहीं, लेकिन अगर ये होता तो मेंबर को रोटेट होने नहीं देता। तो आप देख लो कि अगर इसके ऊपर 2 रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, यानी ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है? कोई भी एक रिएक्शन को मैं हटा दूं, मान लो मैंने ये हॉरिजॉन्टल वाला हटा दिया, तो ये चीज तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकती है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बियर करने के लिए, रोकने के लिए कोई रिएक्शन है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कह सकते हो कि 2D स्ट्रक्चर में मिनिमम कितने रिएक्शन चाहिए, 3 रिएक्शन चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम में देखो 3 रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है यहाँ पे, ये वर्टिकल रिएक्शन है, और ये एक वर्टिकल रिएक्शन है। ठीक है, मोमेंट यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा है, बट फिर भी इस स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टेबल है, कहीं नहीं जा सकता। ये दोनों हैं रोकने के लिए, और एक एक्स्ट्रा रिएक्शन ये है। समझ में आ रही बात? तो
किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रिक्वायरमेंट है? 3, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन तीनों रिएक्शंस की एक टर्म्स कंडीशन है, वो कंडीशंस अगर फुलफिल होता है, सेटिस्फाई करता है, तभी आपका स्ट्रक्चर जाकर के स्टेबल होगा, ठीक है। क्या वो टर्म्स कंडीशन है, हम लोग उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When all three reactions are parallel to each other, पहला कंडीशन ये, अगर तीनों रिएक्शंस पैरेलल हो गए, ठीक है, तो क्या होगा उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, आप देखो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको कंटिन्यूअस बीम भी कह सकते हो आप, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम ना कह के इसको कंटिन्यूअस बीम कह लें, कंटिन्यूअस बीम। अब इस कंटिन्यूअस बीम में देखना, एक रिएक्शन यहाँ डेवलप होगा, एक रिएक्शन यहाँ डेवलप होगा, एक रिएक्शन यहाँ डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन डेवलप होते हैं? सिर्फ एक रिएक्शन डेवलप होता है, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है। अब आपके पास रिएक्शंस हो गए 1 2 3, ठीक है, यानी टोटल रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पे कितना है? 3 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि अगर 3 रिएक्शन डेवलप हो रहा है, मिनिमम 3, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेबल होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा। लेकिन ये 3 रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, फिर भी ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सारे के सारे जो रिएक्शन है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन से जनरेट हो रहे हैं, यानी वर्टिकल लोड को बियर कर रहा है ये। अगर इसके ऊपर एक भी हॉरिजॉन्टल लोड आ गया इस स्ट्रक्चर पे, ये अगर एक भी हॉरिजॉन्टल लोड आ गया इस स्ट्रक्चर पे, तो क्या इस लोड को रेजिस्ट करने वाला कोई है? नहीं है। तो ऐसे में ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? मूव ऑन हो जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल। ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? अनस्टेबल। ओके, लाइक थोड़ा सा आप इससे समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, ये रोलर है, अभी हम लोगों ने इसी की बात की। ये क्या है? रोलर है। एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ डेवलप हुआ, एक यहाँ डेवलप हुआ, एक यहाँ डेवलप हुआ, यानी हमारे पास 3 वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहेगा, अगर ये इधर से लोड प्रोवाइड, आप थोड़ा सा भी फोर्स इधर से लगा दोगे तो ये पूरा मूव ऑन कर जाएगा आगे की तरफ। तो 3 रिएक्शन तो हमारे पास है, R1 R2 और R3, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। इसी तरीके से ये 3 रिएक्शन है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। यानी स्टेबल होने के लिए 3 रिएक्शन तो चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, क्या? कि तीनों के तीनों पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर पैरेलल हो गया, अगर पैरेलल हो गया तो फिर वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट कंडीशंस के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट, ऑल 3 रिएक्शंस आर मीट एट अ कॉमन पॉइंट। अगर वो तीनों के तीनों रिएक्शन, जो 3 रिएक्शन हमारे डेवलप हो रहे हैं, अगर तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर गए, सेम पॉइंट पर आकर के मीट कर रहे हो, तो भी वो स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है? यानी कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्करेंट क्या होता है? the line of action of all the forces passing through a common point, same point, then that forces are said to be concurrent forces. अगर किसी एक पॉइंट पर सारे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन आकर के मिल रहे हो, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है कि तीनों रिएक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं होने चाहिए। अगर मीट हो गया तो क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो आइए समझते हैं। ये लेट सपोज एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है। अब इस कर्व में मैंने 3 रोलर सपोर्ट दे दिए। ये क्या कर दिया? 3 रोलर सपोर्ट दे दिया, और इन तीनों रोलर सपोर्ट से यहाँ मैंने एक बीम कनेक्ट कर दिया। ये रोलर सपोर्ट नंबर 1 2 एंड 3, और मैंने इससे एक बीम या कोई एक मेंबर कह लो, बीम कह लो या आप इसको मेंबर कह लो, ठीक है, इस मेंबर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, और यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा। तो देखो रिएक्शंस की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गए, R1 R2 और R3। तो हमारे पास 3 रिएक्शन डेवलप हो गए, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? जी नहीं, स्टेबल नहीं है। ये क्या होगा? ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये इस तरीके से मूव करता रहेगा, ठीक है, अप एंड डाउन ऐसे मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों रिएक्शन के लाइन ऑफ एक्शन, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं आगे की तरफ, ठीक है, तो इन तीनों रिएक्शन के लाइन ऑफ एक्शन किसी ना किसी पॉइंट पर आकर के मिलेगा,
और जिस पॉइंट पर आकर के मिलेगा इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये इसका कॉन्करेंसी पॉइंट होगा। अब यहाँ से ये इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है? तो 3 रिएक्शन तो डेवलप हो गए, लेकिन तीनों की तीनों कैसे हैं, कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पर उनका लाइन ऑफ एक्शन आकर के मीट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है? 2 कंडीशन हम लोगों ने समझ गए। क्या क्या? पहला, 3 रिएक्शन डेवलप तो हो लेकिन वो पैरेलल नहीं होने चाहिए। 3 रिएक्शन डेवलप हो लेकिन वो कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल स्टेबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, रोटेशनल अनस्टेबिलिटी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोर्ट शुड नॉट बी इल्ड। अगला कंडीशन, सपोर्ट शुड नॉट बी इल्ड। अब ये सपोर्ट शुड नॉट बी इल्ड का क्या मतलब होता है, इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है, यहाँ हमने फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया और यहाँ हमने एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। एज वी नो दैट कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन डेवलप होता है। सपोज दैट कि मैंने क्या कर दिया, इसी पॉइंट पर एक ये फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस फोर्स की वैल्यू हमने लिख दिया 200 किलो न्यूटन। इस फोर्स की अमाउंट कितनी हो गई, 200 किलो न्यूटन। लेट सपोज कि ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है, इस रिएक्शन की कैपेसिटी है 50 किलो न्यूटन। रिएक्शन की कैपेसिटी कितनी है, 50 किलो न्यूटन। यानी इससे ज्यादा लोड ये बियर नहीं कर पाएगा। ये इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है कि अगर इससे बियॉन्ड कोई फोर्स जाता है, लोडिंग जाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका जो दिख रहा है जो सपोर्ट, ये सपोर्ट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो जब ये फेल होगा तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, अगेन इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका मेंबर था। अब ये जो सपोर्ट है ये आपका था यहाँ पे, ठीक है, ये था यहाँ पे, लेकिन चूंकि ऊपर से लोड काफी ज्यादा है, 200 किलोन्यूटन का ऊपर से लोड आ गया और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 50 थी, तो ये क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ सेटल कर जाएगा। यानी आपका जो मेंबर है कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा और आपका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी इस तरीके से क्या हो गया, इल्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल्डिंग। तो हमारा सपोर्ट क्या कर गया, इल्ड कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल अनस्टेबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स है, जरा ध्यान रखेंगे इस चीज का। ट्रिवियल अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का इल्ड कर जाना। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हो गए। पहला कि पैरेलल नहीं होने चाहिए, अगर आपका रिएक्शंस पैरेलल हो गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा कंडीशंस क्या हम लोगों ने देखा कि कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए, अगर कॉन्करेंट हो गया तो भी क्या कर जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल हो जाएगा। और थर्ड, ट्रिवियल अनस्टेबिलिटी। अब ये ट्रिवियल अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि सपोर्ट जो हमारा है, सपोर्ट, ये सपोर्ट इल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट क्या है, इल्ड नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर की कैसे कैलकुलेशन की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं।